गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। डबल इंक्रीमेंट सीरीज में आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल सी के जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं उन पर हमारी चर्चा हो रही है। टैक्स लॉस पर हम बातचीत करेंगे और लिमिटेशन एक्ट पर हमारी चर्चा होनी है। तो लिमिटेशन एक्ट सेकंड लास्ट टॉपिक और टैक्स लॉ आपका लास्ट टॉपिक है, इस पर हमारी चर्चा होगी। यानी आज की क्लास के साथ ही हम मॉड्यूल सी को भी कवर कर लेंगे। मॉड्यूल ए और बी की सारी यूनिट्स को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और आज मॉड्यूल सी कवर कर लेंगे। यानी मॉड्यूल ए, बी और सी आज कवर हो रहे हैं पूरे के पूरे। नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात होगी उसमें हम मॉड्यूल डी की शुरुआत करेंगे। तो मॉड्यूल सी के जो लास्ट टॉपिक है उन पर आज हमें एक बातचीत करनी है। मॉड्यूल सी को आज हम एमसीक्यू के थ्रू पूरा पूरा कवर कर लेंगे। इन दो टॉपिक्स पर हमारी बातचीत होगी। लॉ ऑफ लिमिटेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, मुश्किल से 2-2.5 पेज का टॉपिक है, उस पर हमारी आज बातचीत पूरी हो जाएगी। फिर टैक्स लॉस पर बातचीत करेंगे। चलिए तो आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं, इस दिवाली पर आप सभी के लिए 60% तक का ऑफर जो है दिया गया है। सारे ही महापैक्स पर सीआईबी के जो भी महापैक्स है, चाहे वो 6 मंथ हो, 12 मंथ हो या 24 मंथ्स हो, और जितने भी लाइव बैचेस हैं उन सब पर आपको 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। ये आपके लिए ऑफर शुरू हुआ है 17 अक्टूबर से, जो चलने वाला है 27 अक्टूबर तक। तो 27 अक्टूबर तक आप महापैक्स और लाइव बैचेस पर 60% तक का ऑफ अवेल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से बैचेस पर ये ऑफ आपको मिल रहा है, तो यहां पर देखिए, एक तो ये बैच आपके लिए है सीआईबी क्रैश कोर्स। ये बिल्कुल न्यू बैच है जो आपको यहां पर मिल रहा है। इसमें क्लासेस अभी 14 अक्टूबर से ही शुरू हुई हैं और ये कंप्लीट थ्योरी बैच है। आपके चारों जो कंपलसरी पेपर हैं उन सबको यहां पर एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 27 अक्टूबर तक आप इस बैच पर भी 60% तक का ऑफ ले सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते, अरे पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। चलो भैया इसको मैं सही कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहा जा रहा है? अंडर द लिमिट, अच्छा लिमिटेशन एक्ट पर कोई भी बात करने के पहले यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखिए लिमिटेशन एक्ट क्या है। लिमिटेशन एक्ट ये बताता है कि कोई भी लीगल रेमेडी अगर आप लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं या कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपके पास एक मैक्सिमम टाइम लिमिट ही होता है। यानी उसके बाद आप कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गई जी इतनी बात। स्पेशल केसेस में ऐसा प्रोविजन दिया जा सकता है कि आपको एक नया लिमिटेशन पीरियड मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो पीरियड समाप्त हो गया तो फिर कोई लीगल रेमेडी आप नहीं ले सकते। तो उसी मैक्सिमम टाइम लिमिट के अंदर ही आपको कोई भी अगर एप्लीकेशन देना है या कोई मुकदमा दायर करना है या कोई डिक्री वगैरह एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसी लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत ही कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट इसी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कहा जा रहा है? अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ अपील टू फाइल इन हाई कोर्ट अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, अगर आप हाई कोर्ट में जजमेंट फाइल कर दे, मतलब लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अगर आप हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो कितने समय के अंदर आप अपील करेंगे? 90 डेज, 120 डेज, 30 डेज या 12 मंथ्स? आप लोग तब तक इसमें आंसर करिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता दूं भैया। देखिए ये बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। सेकंड लास्ट चैप्टर आपको मॉड्यूल सी में दिखेगा अगर आप अपनी बीआरबीएल की बुक उठाएंगे तो। वहां पर आपको एक लिस्ट दी होगी। कुछ मामले, कुछ मुश्किल से 10-12 जो है वहां पर ऐसे मामले हैं जिनके लिए लिस्ट वहां पर दी गई है। उनमें कितना समय है, कितना लिमिटेशन पीरियड है, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। उस लिस्ट से बाहर कुछ भी सवाल पूछा नहीं जाएगा आपसे और ना ही पूछा गया है अभी तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आसान सा चैप्टर है। तो अगर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाके अपील करना चाहते हैं तो कितने दिन का समय आपको दिया जाता है? उतने दिन के अंदर ही आपको करना है। यहां पर आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। 90 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहां गलती से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को दूसरे नंबर का लिख दिया है। मुझे लगता है वो अपलोड करने में कहीं वो पहले नंबर का क्वेश्चन था, इस पर जब मैंने देखा था वो हमारी तरफ से ही कहीं से डिलीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आज कम आपको मिलेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कम मिलेगा जितना मैं रेगुलर कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो क्वेश्चन इसी से चलते हैं, बार बार उसको करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसी से चलते हैं। खाली नंबरिंग ही गलत हुई, बाकी क्वेश्चन तो प्रॉपर है ही आपके पास। वेयर द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन द डे ऑन विच द कोर्ट इज क्लोज। देखिए अब क्या है कि अगर लिमिटेशन पीरियड आपका उस दिन समाप्त हो रहा है जिस दिन आपको सूट या अपील फाइल करनी थी, आपका लिमिटेशन पीरियड था उस दिन समाप्त हो रहा है, जिस दिन आपका कोर्ट क्या है भैया, क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं मुझे किसी मामले में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिला। अब जो लिमिटेशन पीरियड का लास्ट डे है, यानी आज मैं अपील चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन आज कोर्ट बंद है,
तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपका लिमिटेशन पीरियड उस दिन एक्सपायर हो रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, तो फिर क्या होगा, सेम कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड और प्रिफर्ड और मेड आफ्टरवर्ड। अब आप ये मुकदमा भैया इसके बाद नहीं दायर कर सकते हैं, मतलब आप इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं आगे, या विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रिफर्ड और मेड आफ्टरवर्ड, या अगर कोर्ट आपको स्पेशल परमिशन दे देता है तो फिर आप इस मामले को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, मतलब ये मामला दायर किया जा सकता है, या अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी अवेलेबल, या आपके पास एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, कोर्ट उस दिन बनता है, तो अगर कोर्ट बंद है उस दिन एक्सपायर हो रहा है तो एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड आपको मिल जाएगा, या द शूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रिफर्ड और मेड व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, या आपका ये जो अपील एप्लीकेशन या सूट है ये इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, प्रेफर किया जा सकता है तब जब कोर्ट रीओपन होगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया, आंसर करिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं अपनी तरफ से, तब तक आप लोग इस पर आंसर करिए। ये जो कोर्ट क्लोज करने की यहां पर बात की गई है, ये क्लोज उस केस में माना जाएगा जब कोर्ट अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बंद हुआ है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि उस दिन संडे पड़ गया या सैटरडे या कोई ऐसे पब्लिक हॉलीडे है, अगर उस दौरान नॉर्मल कोर्स ऑफ नॉर्मल उसमें बिजनेस कोर्स में आपका जो ये बंद हुआ है कोर्ट, तो उस आपका नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान कोर्ट बंद हुआ है तो ये आपको सुविधा मिलती है। आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। आप जब कोर्ट रीओपन होगा तो अपने केस को फिर से आप वहां पर प्रेफर कर सकते हैं, ये सुविधा आपको मिलती है, लेकिन तब जब कोर्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बंद हुआ होगा। क्लियर है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही इसको एप्लीकेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड। अच्छा यहां पर कुछ बातें मैं आपको और बता दूं क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक क्वेश्चन हमारा वहां पर कम है भी, तो मैं आपको कुछ बातें यहां पर बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा। जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकता है। देखिए अगर मॉर्गेज को इन्फोर्स करने की बात करें, अगर मॉर्गेज को इन्फोर्स करने की बात करें, इन्फोर्स करने की बात करें तो इसमें जो कुल समय आपको मिलता है वो 12 साल का मिलेगा, 12 साल का मिलता है। लेकिन अगर फोर क्लोजर की बात करें, फोर क्लोजर की बात करें तो फोर क्लोजर के लिए 30 इयर्स का समय है। कितने साल का समय होगा? 30 इयर्स का समय होगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फोर क्लोजर के लिए 30 साल का समय मिलता है भैया, ये आपको याद रखना है। बाकी एक आपसे मैंने वहां पर पूछ ही लिया है। ठीक है, ठीक है जितनी बात, 30 साल का समय मिलता है फोर क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर फोर क्लोजर हो गया तो जो कस्टमर है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कर सकता है। क्लियर है, अगर फोर क्लोजर हो गया तो 30 साल का समय फोर क्लोजर के लिए मिलता है। रिडेम्पशन के लिए आपको 30 साल का समय वहां पर मिलता है, 30 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं भैया। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड for the purpose of employment must stay in India for a period of at least dash days during the previous year to become ordinarily resident। देखिए अब इस क्वेश्चन पर आने के पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका बना है ये टैक्स से बना हुआ है, जो आपका टैक्स लॉ है उससे, उस टॉपिक से बना हुआ है। यहाँ जो भी दिनों की संख्या आपकी बनेगी वो क्या है। देखिए भारत में इनकम टैक्स आप पर इंपोज करने के दो आधार होते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखा जाता है आपका रेजिडेंट स्टेटस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी व्यक्ति पर भारत में इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा तो कैसे ये तय होगा, तो इसके सबसे पहले आधारों में से जो आधार है वो है आपका रेजिडेंट स्टेटस। और फिर देखा जाता है कि आपकी इनकम उतनी है या नहीं जितना कि स्लैब में दिया गया है। इनकम अगर आप उस स्लैब में आते हैं जो इनकम पे करने के लिए आपके लिए स्लैब है, स्लैब हर साल बजट में सरकार अनाउंस करती है। तो अगर आप उस स्लैब में आ रहे हैं, आपकी इनकम उसमें आ रही है तो फिर आप इनकम टैक्स देंगे। अगर आप उस स्लैब से कम इनकम अर्न कर रहे हैं तो फिर आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले रेजिडेंट स्टेटस देखा जाता है। और रेजिडेंट स्टेटस कहाँ कहाँ पर देखा जाता है भैया, तो रेजिडेंट स्टेटस की सूचना या चर्चा आपको आपके इनकम टैक्स एक्ट वाले यानी टैक्स लॉज वाले चैप्टर में मिलता है। फेमा अधिनियम में भी आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है, तो अब कितने दिनों तक रहना जरूरी है, सवाल ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का जो भारत के बाहर अगर मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गया हुआ है तो उसको भारत में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कितने दिन रहना चाहिए ताकि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भारत का माना जाए। 60 डेज है, 90 डेज है, 182 डेज है या 180 डेज है, क्या होगा इसके लिए दुरुस्त आंसर। और ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर किया जाता है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे ये आपका करंट ईयर चल रहा है
करंट ईयर अभी आपका क्या चल रहा है भैया, करंट ईयर है आपका 2025 और 26। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस एफआई आपका हो गया 2024 और 25। तो 2024 और 25 में आपको कितने दिनों तक रहना जरूरी है भारत में, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। क्या होगा इसके लिए दुरुस्त आंसर, आप सभी मित्रों में से जिन्होंने भी इसके लिए 182 दिन या उससे अधिक वाला आंसर किया, मतलब सी ऑप्शन किया है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये 182 दिन फाइनेंशियल ईयर में कंजिक्यूटिवली रहना जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार 182 दिन हो रहे हो तभी कंसीडर किया जाएगा, नहीं, आप एक साल के अंदर कोई भी 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं तो आपको भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट कंसीडर किया जाता है। मतलब जो दिनों की संख्या है वो 182 दिन है, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। इनकम टैक्स के केस में एक और बात मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स के केस में जब आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं, जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं अपना, तो प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर ही कहा जाता है, लेकिन जो आपका करंट ईयर होता है इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। मतलब जिस साल आपके इनकम का असेसमेंट किया जा रहा है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, और असेसमेंट होता है आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम का। यानी जो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो आपकी इनकम का ईयर है। प्रीवियस ईयर क्या है, आपकी इनकम का ईयर है, और इस प्रीवियस ईयर की इनकम का आपका असेसमेंट जिस ईयर हो रहा है उस साल हो रहा है आपका जो है करंट ईयर। तो करंट ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है। जैसे अगर आप इस साल अपनी इनकम टैक्स फाइल किए होंगे तो आपका जो असेसमेंट है वो है 25-26, वो किस इनकम का है, जो पिछले साल आपने इनकम अर्न की है उस इनकम का है। यानी जो आपने 2024 1 मार्च से लेके सॉरी क्या नाम है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक जो आपने इनकम अर्न की है उसका असेसमेंट 2025 और 26 में आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भैया, चौथे में 182 दिन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एन असेसी इंक्लूड्स अ पर्सन who is deemed to be an assessee in respect of income or another person। एक एसएससी में वो इंक्लूड होता है जिसकी इनकम को असेस किया जा रहा है या जिसको एक एसएससी की तरह माना जा रहा है। और रीजन है इसके पीछे, इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी सच एज गार्डियन ऑफ माइनर्स और ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट एज डीम्ड एसएससी। इनकम टैक्स एक्ट क्या है भैया, रिकॉग्नाइज करता है अगर एसएससी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी वो एसएससी माना जाता है, मतलब उसे भी एसएससी माना जाता है। जैसे माइनर का गार्जियन हो गया वो एसएससी माना जाएगा, ट्रस्ट का ट्रस्टी हो गया वो एसएससी माना जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। दोनों स्टेटमेंट सही है, आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए सही है, आर गलत है, या आर गलत है, ए सही है। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 पर? आंसर करिए भैया, बहुत इत्मीनान से आंसर करिएगा। इनकम टैक्स पर अमूमन क्वेश्चंस गलत कर देते हैं आप। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? सफिशिएंट समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 पर ले लिया है। आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एसएससी उसे माना जाता है या एसएससी उसे कहा जाएगा जो एसएससी के रूप में देखा जा रहा है, यानी जिसकी इनकम का असेसमेंट होगा या जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसे भी हम एसएससी मानेंगे। जैसे माइनर का गार्जियन होगा या ट्रस्ट का ट्रस्टी हो गया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर अंडर द एक्ट। असेसमेंट ईयर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं होगा। अभी पीछे असेसमेंट ईयर पर पूरी चर्चा हुई है। इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कॉमेंसिंग ऑफ द 1 अप्रैल एवरी ईयर। ये जो पीरियड होता है ये 12 महीने का होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है। असेसमेंट ईयर क्लियर है भैया। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है हमें वो पता लगाना है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं वो पता लगाना है, यानी जो गलत स्टेटमेंट होगा वो आपका आंसर होगा। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होता है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जा रहा है, यानी जो इनकम है प्रीवियस ईयर की वो असेस की जा रही है कब, उसके तुरंत बाद, यानी प्रीवियस ईयर के बाद वाले असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर इज फिक्स फॉर ऑल टैक्स पेयर यूनिफॉर्मली। असेसमेंट ईयर सारे टैक्स पेयर के लिए एक जैसा ही होता है। इनकम अर्नड इन एनुअल ईयर 2023-24, अगर इनकम एनुअल ईयर 2023-24 में चार्जेबल है, क्या है, इस चार्जेबल टू टैक्स इन एंड क्या है आपका असेसमेंट ईयर
2023-24 इटसेल्फ अगर इनकम अर्न आपने किया है एनुअल ईयर 2023-24 में जो कि चार्जेबल है टैक्स में, तो उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2023 और 24 होगा। तो इनकम 2023-24 में अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट ईयर भी 2023 और 24 होगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। आंसर करिए भैया। सभी मित्र आंसर करें, चले आंसर की तरफ बढ़े भैया। आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है, क्लियर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हाईलाइट नहीं किया गया है, इसको बोल्ड कर दिया गया है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होता है वो इनकम ईयर के नेक्स्ट का फाइनेंशियल ईयर होता है। यानी अगर आपका इनकम ईयर 2023 और 24 है तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 होगा। इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर सेम नहीं होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आपका सही आंसर बनेगा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज मोस्ट एक्यूरेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट टीडीएस के बारे में सही है। TDS is a separate levy over and above income tax payable by the deductor। जो TDS होता है एक सेपरेट आपके ऊपर दायित्व होता है जो आपकी इनकम टैक्स के ऊपर लगता है, क्लियर है, और ये पेबल होगा किसके द्वारा, डिडक्टर के द्वारा। TDS इज एन एडवांस कलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनकम टैक्स। TDS इनकम टैक्स ही है लेकिन ये एडवांस कलेक्शन है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स ही है एक तरीके का लेकिन ये उसका एडवांस कलेक्शन है। TDS one deducted is not adjustable and represented the final liability of the deductee in all cases। TDS अगर एक बार डिडक्ट कर लिया गया है तो ये एडजस्टेबल नहीं होता है एंड रिप्रेजेंट्स द फाइनल लाइबिलिटी ऑफ द डिडक्टी इन ऑल केसेस, और ये डिडक्टी की फाइनल लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। TDS इज एप्लीकेबल ओनली टू द रेजिडेंट पेज। TDS जो है केवल रेजिडेंट पेज पर ही लागू होता है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आंसर करिएगा। टीडीएस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर, ठीक है। टीडीएस कब डिडक्ट होता है, आपकी इनकम होने के पहले डिडक्ट होता है, यानी पहले टीडीएस का डिडक्ट होगा, डिडक्शन होगा, फिर आपको इनकम दी जाती है। जो टीडीएस का डिडक्शन करता है वो डिडक्टर कहलाता है और जिसकी इनकम से टीडीएस लिया जाता है वो डिडक्टी कहलाता है। जैसे अगर इसको हम सैलरी पर समझे तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी से पहले टीडीएस डिडक्ट करेगा, फिर आपको सैलरी क्रेडिट की जाती है। तो अब एम्प्लॉयर आपका कहलाता है डिडक्टर और आप कहलाते हैं डिडक्टिव। आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर इसको जाके जमा कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, डिडक्टर को जमा करना होता है, ये ध्यान से समझना है आपको। अगर वो जमा नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो टीडीएस जैसे आपको सैलरी देने जाने वाली है यानी आपकी सैलरी क्रेडिट होने वाली है तो पहले उस सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, तो आपको, क्योंकि एडवांस टैक्स है, पहले ही आप टैक्स पे करोगे फिर आपको इनकम होगी। तो यहां पर दुरुस्त आंसर ये है भैया कि एक एडवांस कलेक्शन मैकेनिज्म है इनकम टैक्स का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एसएससी एस्टीमेट टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ आरएस 1 लाख। एक एसएससी एस्टीमेट कर रहा है कि उसकी जो कुल टैक्स लायबिलिटी है वो 1 लाख रुपया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। हाउ मच शुड बी ही पेज एज एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th ऑफ सितंबर 2024। अब ये जो क्वेश्चन बना है भैया ये बना है एडवांस टैक्स पर। अमूमन कॉर्पोरेशन इसको पे करते हैं, वैसे इंडिविजुअल के लिए भी ये लागू होता है लेकिन कॉर्पोरेशन इसको पे करते हैं। क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट पहले आप इसको समझिए। एडवांस टैक्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉर्पोरेशन है वो काम कर रहा है तो कॉर्पोरेशन अपनी इनकम का एक एस्टीमेट निकालता है। अब ये एस्टीमेट कम ज्यादा भी हो सकता है, केवल एस्टीमेट है। एक एस्टीमेट अपनी इनकम का निकालेगा और एस्टीमेट के हिसाब से उसका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कर लिया जाता है कि आपको इतना टैक्स पे करना है। तो ये टैक्स आपको एडवांस में पे करना है। एडवांस में आपको कैसे पे करना है, जैसे 15 मार्च तक 100% आपको टैक्स पे करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जितनी इनकम हुई है उस पर आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी हुई उसका 100% आपको सरकार को देना होगा। मान लेते हैं अगर आपका 10 रुपया टैक्स लायबिलिटी हुई तो 10 रुपया पूरा आपको सरकार को देना पड़ेगा ना भाई, 100% आपको टैक्स लायबिलिटी देनी होगी। तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आपको देनी होती है, आपको हर 3-3 महीने पर कुछ कुछ परसेंट देना होता है और मार्च आते आते आपका वो 100% हो जाना चाहिए। आपको एडवांस पे करना है, जैसे 15 मार्च को आप कुछ परसेंट पे करेंगे
फिर आपको पे करना होता है 15 मार्च को आपने पे कर दिया, फिर आपका अप्रैल मई जून का हो जाएगा, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर का हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च का होता है। इस तरीके से आपको कुछ परसेंट 100% में से पे करना होता है, और अगले साल मतलब जो अगला मार्च आएगा वहां तक आपका 100% हो जाना चाहिए। तो सवाल यही किया जा रहा है कि अगर किसी की टैक्स लाइबिलिटी भैया कितने परसेंट है, 1 लाख रुपया मान लेते हैं टोटल उसको टैक्स एस्टिमेटेड पे करना है, तो 15 सितंबर तक उसको कितना पे कर देना होता है। 1 लाख का 15% यानी 15,000 रुपया, या 1 लाख का 30% यानी 30,000 रुपया, या 1 लाख का 45% यानी 45,000 रुपया, या 1 लाख का 60% यानी 60,000 रुपया। क्या होगा दुरुस्त आंसर इसमें, कितना उसे पे कर देना होता है, कितना उसे पे कर देना है। कितना पे कर देना होता है। आंसर करिए, आंसर करिए भैया। चलिए, आंसर कितना बढ़े, तो आप में से जिन्होंने भी इसमें सी आंसर किया है 45,000 रुपए यानी 45%, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। कैसे दुरुस्त आंसर, इसको समझते हैं। देखिए, एडवांस टैक्स आपको कैसे पे करना होता है। 15 ऑफ 15 ऑफ जून पहला जो जाता है वो जाता है 15 ऑफ जून। कितना जाता है, टोटल का 15%। कितना जाएगा, टोटल का 15%। ये कब का होता है, मार्च अप्रैल और मई का 15 ऑफ जून तक आपको पे कर देना है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी उसका 15%। फिर आपको पे करना होता है 15 ऑफ सितंबर को। क्लियर है, 15 ऑफ सितंबर का पे करना होगा। ये किसका होता है, आपका मार्च अप्रैल मई का आपने पे कर दिया। जून जुलाई अगस्त का पे करना होता है। टोटल का 45% हो जाना चाहिए, जिसमें से आपने 15% पहले ही पे कर दिया, यानी 30% आपको और पे करना है, 45% हो जाएगा। फिर आपका 15 ऑफ दिसंबर तक जाता है, 15 ऑफ दिसंबर तक जाएगा। ये कब का जाता है भैया, ये आपका जाता है सितंबर तक आपका हो गया, तो पहला जाएगा मार्च अप्रैल मई तक, फिर जून जुलाई अगस्त तक जो है जाता है 15 सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाता है 15 दिसंबर। और ये हो जाना चाहिए टोटल का 75%, जिसमें से 45% आप पहले पे कर चुके हो, 30% आपको और पे करना है। फिर अगला जाता है 15 ऑफ मार्च तक। ये 4 किस्त जाती है भैया, इसमें आपका पूरा हो जाना चाहिए 100%। 75% तक आप पे कर सके हैं, 100% आपका यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पे करना है 15 सितंबर तक 45,000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मींस अ कैपिटल असेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इन सारे केस में कब माना जाता है। अगर हम लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करें, अगर वो आपने 12 महीने या उससे कम रखा है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इमोल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड सिक्योरिटी अगर आपने 24 महीने या उससे कम रखा है तो आपको वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ये आपको बताना सही है कि नहीं सही है। या फॉर अदर कैपिटल एसेट 36 महीने या उससे कम आप रखेंगे तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। या ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया इसके लिए, दुरुस्त आंसर क्या होगा इसके लिए। आंसर करिए भैया। चलिए, ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट लिखे, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करें, 12 महीने या उससे कम अगर आपने रखा है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। 12 महीने से ऊपर रखने के बाद अगर आपने बेचा तो वो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। इमूल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 24 महीने का टाइम पीरियड है। 24 महीने या उससे कम अगर आपने रखा तो शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बाकी सारे कैपिटल एसेट्स के लिए 36 महीने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी। जीएसटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है, जीएसटी इज लाइक अ लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स, जीएसटी इज गोइंग टू बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल। जीएसटी क्या है, लास्ट पॉइंट रिटेल टैक्स होता है, और जीएसटी कलेक्ट किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल पर। क्लियर है, अंततः वहां पर ये कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी विल एबॉलिश ऑल द डायरेक्ट टैक्स लिविड इन इंडिया। जीएसटी ने सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त कर दिया है भारत के अंदर। या इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 थ्रू आउट द कंट्री। देखिए, थ्रू आउट द कंट्री यहां पर निकाल दीजिएगा, ये फेज्ड मैनर में आया था, है ना। फ्रॉम 1 जुलाई इन फेज्ड मैनर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फेज्ड मैनर में आया था। क्लियर, हर राज्य ने एक साथ ही नहीं इसको अप्लाई किया था। इट विल यूनिफॉर्मली द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, यूनिफाई करता है ये भारत में टैक्स स्ट्रक्चर को। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, मैं आपको एक क्लू दे देता हूं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आने वाला टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है भैया,
जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर की तरफ बढ़े, सफिशिएंट समय हम लोगों ने ले लिया है। यहां पर लिखा है जीएसटी विल एबॉलिश द डायरेक्ट टैक्स। नहीं, जीएसटी ने डायरेक्ट टैक्स को एबॉलिश नहीं किया। डायरेक्ट टैक्स आज भी भारत में लगता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ये इसने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी, जितने अभी तक सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो सारे जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं। तो आपको एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। अच्छा, क्वेश्चन कम नहीं बल्कि आज एक क्वेश्चन ज्यादा था, बस वहां पहला वाले क्वेश्चन पर नंबरिंग गड़बड़ होगी। द आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर डैश ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। अभी ये जो आईजीएसटी 2017 में पास किया गया, ये किसके ऊपर लगता है और कौन इसको कलेक्ट करता है, ये सवाल यहां पर पूछा जाता है। तो ये लेवी और ऑफ टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट पर लगेगा, या इसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, या कलेक्शन ये लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट करता है, या ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाता है और कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का इंटीग्रेटेड जीएसटी वहां पर लगता है जहां पर वस्तु दो स्टेट में ट्रैवल कर रही है, मतलब किसी एक स्टेट में बनी और किसी के स्टेट में बिकने जा रही, वहां पर आईजीएसटी लगेगा। ये केंद्र सरकार ही लगाती है और केंद्र सरकार ही इसको क्या करती है भैया, कलेक्ट करती है। इसलिए इस पर आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है। तो फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब आपसे मेरी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो मॉड्यूल डी पर होगी। मॉड्यूल डी का जो पहला टॉपिक है वो शुरू है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में पहले एसेंशियल मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाते हैं। अगली यूनिट ही आपका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो इस पे पूरी हम चर्चा करने वाले सॉरी इस पर हम अपनी पूरी बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हो। और मित्रों, जो आपको मैंने बताया है कि जो आपके लिए जो है ऑफर अभी दिया गया आपको 60% तक का ऑफ का इस दिवाली में, वो आपको महापैक पर भी मिलेगा। इसके अलावा जो बैचेस मैंने आपको पीछे बताए वो सारे के सारे आपके लिए महापैक्स में भी अवेलेबल हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी आरबीआई समर्थ बी पर भी आपके लिए अवेलेबल है। सिंगल सब्जेक्ट अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, केवल एक सब्जेक्ट आपका एग्जाम में किसी वजह से रुक गया, तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। ये सब आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी, नेक्स्ट मुलाकात में चर्चा करेंगे मॉड्यूल डी से। बहुत बहुत धन्यवाद।